नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का मुद्दा काफ़ी ज्वलंत होने वाला है और मुद्दा क्या है? गाजा पर यूएन के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा भारत। भारत जो है इजराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है गाजा पट्टी में, उसको लेकर के यूएन में एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव से भारत वोटिंग से ही अनुपस्थित हो गया। इस बात को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हम यह भी देखेंगे कि इजराइल हमास का क्या संघर्ष है, विवाद कहां से शुरू हुआ है, भारत का पक्ष क्या है और भारत इसमें हितधारक कैसे बना हुआ है। अगर भारत अनुपस्थित रहता है तो इसके पीछे की क्या वजह है और कुछ और देश जो यहां से अनुपस्थित रहे थे वोटिंग से, उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के मद्देनजर संस्कृति आईएएस ने ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन कोर्स जो है प्रारंभिक और मुक्त दोनों ही तरह के परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इसके कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक कक्षाएं होगी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको दी जाएगी। कोर्स की वैधता जो है 1 वर्ष तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। 15 टेस्ट इसमें होगा, जिसमें से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही टेस्ट जो है शामिल होंगे। इसके अलावा जिस भी विषय या खंड की पढ़ाई आपको करा दी जाएगी उसका पीडीएफ नोट जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए इस कोर्स का फी जो रखा गया है 4,999 मात्र रखा गया है। यहाँ कोर्स जो है 1 नवंबर से शुरुआत इसकी हो जाएगी। समय जैसा मैंने कहा कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं, तो सुबह के 8 बजे और दूसरा शाम के 4 बजे। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। न्यूज़पेपर के कटिंग पर नजर दौड़ाएं तो न्यूज़पेपर भी यही कहते हुए नजर आ रही है। आज जितने भी अखबार हैं सभी ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सभी न्यूज़पेपर के वेबसाइट पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा और सभी को का यही कहना है कि ये जो वोटिंग हुआ, इस वोटिंग से भारत जो है वह दूरी बना के रखा, भारत इससे अनुपस्थित रहा। और मुद्दा क्या था? तो इजराइल हमास को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है इसको लेकर के बातें की गई थी यूएन में। इस पर हम बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब सीधे चलते हैं, प्रमुख बिंदु को देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है एक विशेष सत्र अभी बुलाया गया था और यह सत्र जो बुलाया गया यह इसी बात को देखते हुए बुलाया गया था क्योंकि इजराइल और हमास का संघर्ष चलता जा रहा है। इजराइल हमास की जब मैं बात करूं तो आप इस बात को जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले जो है गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हमास के जो चरमपंथी हैं उसने रॉकेट से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इजराइल जो है वह जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वह एयर स्ट्राइक भी कर रहा है और जमीनी कार्रवाई भी कर रहा है। इसको देखते हुए दुनिया जो है 2 धड़े में बट गई है। कुछ लोग जो है हमास का साथ दे रहे हैं, या हमास का साथ देने से कहिए बेहतर जो है फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के तरफ से हमास लड़ रहा है। हमास जो है फिलिस्तीन का एक लड़ाकू गुट है, एक चरमपंथी गुट है। दुनिया की बहुत सारे देश जो है हमास को आतंकी गुट भी मानती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हमास जब अटैक करता है इजराइल पर तो बहुत सारे लोगों को बंधक बना लेता है और ताबड़तोड़ बंदूकें चलाता है, रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागता है। इससे इजराइल के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और जान माल की बहुत क्षति हो जाती है। इसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर वो लगातार जो है रॉकेट से हमला कर रहा है। गाजा पट्टी जो है वह यह एरिया पर जाता है। आप इस मैप को यहां पर देखिए, गाजा पट्टी का इस मैप को यहां पर देखिए। यह जो हिस्सा पूरा इजराइल का, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है इजराइल के कब्जे में यह जमीन है और यह जो है यह वेस्ट बैंक का हिस्सा पड़ जाता है। ठीक है, यह वेस्ट बैंक का हिस्सा पड़ता है और यह जो है गाजा पट्टी बन जाता है। ठीक है, अब यहां इस चीज को थोड़ा सा अब विस्तार से समझ लीजिए। यह गाजा पट्टी का जो एरिया है यहीं से आक्रमण हुआ है इजराइल पर। ठीक है, और इजराइल अब इसी क्षेत्र पर रॉकेट से और हमला कर रहा है, रॉकेट या जमीनी कार्रवाई कर रहा है। यह वेस्ट बैंक का हिस्सा पड़ता है। अब यहां पर फिलिस्तीन के सरकार का शासन चलता है, यह भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर जैसा मैंने कहा कि हमास के लड़ाकुओं का कब्जा है कि जो कि चरमपंथी गुट है। सशस्त्र हथियार के माध्यम से वह विद्रोह करता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि इजराइल ने उसकी जितनी भी जमीनें ली है वह उससे वापस लेना चाहता है। यह शहर पड़ता है यरूशलेम। इसी शहर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा संघर्ष चलते रहता है और इस शहर का पूर्वी हिस्सा जो हुआ करता था वह फिलिस्तीन का हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध में, संघर्ष में इस पर भी कब्जा किसका? इजराइल का हो गया। तो यह शहर जो है यहाँ पर 3 धर्म अगर कहूँ तो चाहे
क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लामिक लोग हो, इन सभी के लिए यह शहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और धार्मिक शहर माना जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से यहूदियों के कब्जे में है, इजराइल के कब्जे में है। ठीक है, इस बात को लेकर के यहाँ संघर्ष चलता आ रहा है। तो इस एरिया में फ़लस्तीन का शासन, इस एरिया में फ़लस्तीन तो है लेकिन यहाँ पर हमास के लड़ाकों का शासन, और जहाँ जहाँ ये ग्रीन आपको देख रहा है यहाँ पर इजराइल की सरकार का शासन है। यह बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने चर्चा में कहा था कि इसी चीज को देखते हुए कि इतने लंबे समय से 20-25 दिन के आसपास हो गया है, तो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में क्या किया है कि इजराइल ने वहां पर, आप देखेंगे यहां पर फिर से मैं इस मैप पर ले चलूंगा, यह जो है यहां पर यह जमीन के इजराइल से जुड़ता हुआ हिस्सा पड़ जाता है गाजा सिटी। तो इजराइल ने इधर से पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया है, यहाँ से राहत सामग्री उधर नहीं जा पा रहा है। और इसके अलावा जो खाने पीने की आपूर्ति हो सकती थी, मानव सहायता हो सकता था, यूएन भी वहाँ दे रही है, बाकी देश भी गाजा पट्टी में दे रही है, तो ब्लॉक कर दिया है इजराइल ने। ये पूरा बाउंड्री जो है अपना बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है कि गाजा पट्टी में कोई सहायता ना जा पाए। उसका कहना है कि वहाँ जो है चरमपंथी जब तक बंधकों को नहीं छुड़ा देते हैं, इजराइल नागरिकों को बंधक उसने बना रखा है, कुछ अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना रखा था, तो जब तक वो बंधकों को नहीं छुड़ा देते हैं हम यहाँ से यह जो है बाउंड्री नहीं हटाएंगे, इधर सहायता नहीं जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लेकर के प्रस्ताव आया था, कहा गया था कि सीज फायर कर लीजिए। हालांकि बीच में 2-3 दिन सीज फायर किया गया था, इजराइल ने रॉकेट दागना बंद कर दिया था, और यह कहा गया था यहाँ के लोगों से कि आप इस जगह को छोड़ करके उत्तरी भाग में चले जाइए, गाजा पट्टी के शहर के जो लोग हैं, गाजा वाले हिस्सा के लोग हैं। लेकिन बहुत लोग जो है वहां से जाने से इनकार कर दिया, और बहुत शरणार्थी जो है अन्य जगहों पर पहुंच गए हैं। लेकिन शरणार्थी जाएं तो किधर जाएं, बाकी देश जो है वह अपने यहाँ उन्हें रखना भी नहीं चाह रहा है। इस बात को लेकर के यूएन में लंबे समय से ये बातें की जाती रही, जब से युद्ध मतलब शुरू हुआ है, और इसी चीज को लेकर के प्रस्ताव लाया गया यूएन में, और बातें की गई है कि क्यों ना यहां पर संघर्ष को रोका जाए और वहां पे सहायता के लिए जो अनाज हो सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, यह सब चीजें पहुंचाया जा सके। इसको लेकर के यूएन में महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुआ। तो वोटिंग में कुछ देशों ने पक्ष में वोट किया, कुछ देशों ने विपक्ष में वोट किया, और कुछ देश जो है वह तटस्थ रहे इस मुद्दे से लेकर के। उन्होंने ना फिलिस्तीन का साथ दिया, ना इजराइल का साथ दिया। फिलिस्तीन का साथ नहीं देने का वजह इन देशों के लिए हमास रहा कि हमास को ये लोग जो है आतंकी गुट मानते हैं। इसके वजह से ये सभी देश जो है वह इस जो है वोटिंग से वो अनुपस्थित रह गए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब यह प्रस्ताव लाया गया तो इस प्रस्ताव को लाने वाले देश का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी देश भी है। अब जॉर्डन इस प्रस्ताव को लाता है, वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है इस युद्ध में। तो जॉर्डन ने जब इस प्रस्ताव को लाया कि भाई तत्काल मानवीय संघर्ष विराम होना चाहिए और गाजा पट्टी तक जो है सहायता पहुंचाना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा की मांग की, ये सब बातें जब हुई तो इस प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। इसको बहुत सारे देशों ने नहीं वोट दिया, पक्ष में वोट नहीं दिया, विरोध में दिया या अनुपस्थित है। अब यहां एक बात समझ लीजिए, यह प्रस्ताव जो यहां पर आता है, इस प्रस्ताव में एक चीज की कमी थी, इस प्रस्ताव में हमास का चर्चा नहीं था। इस बात को अलग से आप समझ लीजिए, हमास के बारे में निंदा नहीं की गई थी इस प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव में कहा गया कि गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, वो बंद करवाइए ताकि मानवीय सहायता वहां पहुंच सके। तो यहां पर कनाडा आ गया था और कनाडा ने कहा कि देखिए, हम इस प्रस्ताव में जो आप ये बातें लेकर के आए हैं कि मानवीय संघर्ष विराम हो, वहां राशन पहुंचे, सहायता पहुंचे, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन आप हमास की निंदा तो कीजिए। हमास ने सशस्त्र इजराइल पर अटैक किया है, उसके नागरिकों को अभी तक बंधक बना के रखा है। आप ये बात तो मानिए कि इसमें इस बात को लाइए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह मामला जो है, जो कनाडा का प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए कनाडा भी इससे दूरी बनाती हुई नजर आई। हालांकि इसके बावजूद, जैसा मैंने कहा कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी इस प्रस्ताव को पास होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और यह प्रस्ताव जो है वह पास भी हो गया। यानी कि इस प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा गया कि वहां पर इजराइल जो है संघर्ष अभी रोके, अटैक करना रोके, ताकि वहां पर सहायता राशि पहुंचाया जा सके। क्योंकि इजराइल ने वहां बिजली भी अब कट कर दिया है, तो स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है। बिजली कट हो जाने से वहां की जो स्थिति है वह खराब हो गई है, और वहां पर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा दूर संचार सेवाएं जो है वह भी बंद कर दिया गया है, यानी कि मोबाइल वगैरह से अब वहां कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो जो जर्नलिस्ट वहां काम कर रहे हैं, उनको भी बाकी दुनिया तक खबर वो नहीं पहुंचा पाएंगे। गाजा पट्टी की बात कर रहा हूं, इजराइल में है, फिलिस्तीन में है, लेकिन गाजा पट्टी का जो हिस्सा है वहां पर ये सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। चलिए
अब भारत के अलावा वो कौन कौन से देश रहे जो इससे अनुपस्थित रहे यहाँ वोटिंग करने से, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को लेकर के मैंने विस्तृत चर्चा किया ही, जर्मनी, इराक, इटली, स्वीडन, यूक्रेन और जिम्बाब्वे, ये देश जो हैं यह हिस्सा ही नहीं लिए, वोटिंग से अनुपस्थित हो गए, खुद को तटस्थ इन्होंने रखा। अब यहाँ पर रिजल्ट देखें तो फेवर में कितने देशों ने वोट किया, तो 120 ने, और अगेंस्ट में, इस प्रस्ताव के विरोध में 14 देशों ने केवल वोटिंग किया, और जो लोग अनुपस्थित रहे उनकी संख्या जो है वह 45 रही, उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया। अब देखिए भारत पे प्रभाव को समझ लीजिए। भारत पर प्रभाव पड़ने से पहले यह समझ लीजिए कि भारत का उस क्षेत्र को लेकर के दिलचस्पी क्या रहा है। भारत का उस क्षेत्र में अगर देखें तो फिलिस्तीन से पुराना रिश्ता रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इजराइल से भी पुराना रिश्ता रहा है। फिलिस्तीन को भारत जो है मानवीय आधार पर हमेशा समर्थन देता रहा है, और भारत हमेशा कहता रहा है कि फिलिस्तीन जो है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी का जो मसला है वह हमास के द्वारा हुआ है। हमास को दुनिया भर में एक चरमपंथी गुट माना जाता है, आतंकी गुट माना जाता है। तो भारत खुद भी एक आतंक से पीड़ित देश रहा है, इसलिए भारत चाहकर के भी नहीं हमास के साथ जा सकता है, हमास का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन भारत जो है फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर रहा है, और भारत का इजराइल के साथ जो है संबंध बहुत बेहतर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगर दोस्ती देखेंगे तो आपको बहुत गर्मजोशी देखने को मिलेगा। और भारत और इजराइल के बीच तो यह भी कहा जाता है कि पीपल्स टू पीपल कनेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीजें जो है बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि भारत जो है इसी वजह से दोनों से हमारा संबंध बेहतर है, तो हम इस बात से तटस्थ हो जाते हैं। हम ना आपके पक्ष में हैं ना हम आपके पक्ष में हैं, किसी वजह से हम आपके पक्ष में नहीं और किसी और वजह से हम आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए हमारा तटस्थ रहना ज्यादा बेहतर होगा। तो भारत ने यही काम किया है। अब इस एरिया के बात को समझ लीजिए, यदि यह युद्ध जो है, जो कि अब 25 दिन से ऊपर ऑलरेडी बढ़ गया है, लेकिन यह युद्ध जो है पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाता है, बाकी गल्फ कंट्री हैं, जॉर्डन वगैरह है, ये सब यदि इन्वॉल्व इसमें हो जाता है, मिस्र वगैरह सब आ जाता है, तब यहां जाकर के कच्चे तेलों का कीमत बढ़ सकता है। और भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात करता है, और आयात भी तकरीबन 80% से ज्यादा अपनी ऊर्जा जरूरतों का वो आयात करता है, और उस आयात करने में पश्चिम एशिया की एक बड़ी भूमिका है। दूसरा, वो रसिया से लेता है, रसिया खुद उलझा हुआ है यूक्रेन रसिया युद्ध में, अब वहां भी मार फंसा हुआ है। यूएसए से आता है, लेकिन जाहिर सी बात है दो जगह यदि फंसा हुआ है तो यूएसए जो है भारत को अधिक कीमत पर फिर कच्चे तेल देगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, भारत में जो है कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। और इजराइल जो है भारत का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी रहा है। तो इसलिए इजराइल जो है यदि युद्ध में उलझा हुआ रहता है तो भारत में निवेश को लेकर के, इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहां पर दोनों देशों में फिर इस स्थिति में द्विपक्षीय व्यापार जो है वह बंद हो जाएगा, और निश्चित तौर पर फिर यह द्विपक्षीय व्यापार जो है वो काफी पीछे भी जा सकता है। इजराइल से जो भी सामान हम आयात करते हैं, उन सामान जो हम आयात कर रहे हैं उसकी कीमतों में भी वृद्धि होगी, और इसलिए भारत में यह समस्या बन सकता है। दो बातें मैंने कहा कि अरब देशों से और इजराइल से, यहूदी वाले देश से, इन दोनों से हमें संबंध में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। कल ही कतर का आपने देखा था कि 8 पूर्व नौसैनिकों को वहां की एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी, यह कहते हुए कि ये भारतीय 8 पूर्व नौसैनिक इजराइल के लिए जासूसी करते थे। लोग इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि कतर जो है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है हमास और इजराइल के संघर्ष को लेकर के। तो यहां पर अब हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि अरब देश और इजराइल के साथ हम जो है संबंधों में संतुलन बनाए, क्योंकि हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी है। कतर में अकेले कतर में 7 लाख भारतीय रहते हैं, आप सोच लीजिए। तो इंडियन डायस्पोरा गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा रहते हैं, भारतीय कामगार वहां रहते हैं, इसलिए वहां से हमारा हित जुड़ा हुआ है। और वेस्ट एशिया से हम, जैसे मैंने पहले कहा कि कच्चे तेलों का आयात करते हैं, वही इजराइल से हमारा संबंध बहुत पुराना है। हम इजराइल के साथ जो है एक रणनीतिक साझेदार भी हैं। हम इजराइल के साथ अपनी जो है सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान, तकनीक वगैरह का करते हैं, इसीलिए इजराइल भी हमारे लिए जरूरी है। तो संबंधों में संतुलन जो है यह हमें करना होगा। इसके लिए भारत का क्या रुख रहा है इसको समझ लीजिए। भारत का सीधा सीधा रुख समझिए। क्या भारत, एक मैप यहां पर आपको दिखाता हूं, देखिए ये मैप है। तो इस मैप को सबसे पहले समझ लीजिए। एक बात समझिए कि भारत जो है 2 स्टेट थ्योरी को पालन करता है। भारत कहता है कि 2 स्टेट थ्योरी पर जाइए, यानी कि यहां पर
फलस्तीन का भी अस्तित्व बना रहे और इजराइल का भी अस्तित्व रहे, दोनों ही राष्ट्र जो है संप्रभु राष्ट्र हो। भारत ये कहता रहा है। भारत ये क्यों कहता है ये भी समझना जरूरी है। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो यह जो आपको व्हाइट वाला एरिया दिखेगा, दुनिया भर से यहूदी लोग आए और यहां पर आकर के बसते चले गए, उनको बसाया गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस वक्त एक समझौता हुआ था, एक डायलॉग आया था, उस माध्यम से ये सब किया गया था। उस पर हमने चर्चा एक पिछले वीडियो में किया है, इसलिए मैं विस्तार से वहां नहीं जाना चाह रहा हूं इसमें। और ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं आप, यह अरब देश फिलिस्तीन का है। समय के साथ जब क्या होता है कि जब ये तय किया गया कि कहां कहां किस किस एरिया पे यहूदी रहेंगे और किस एरिया पर फिलिस्तीनी रहेंगे अरब वाले, तो यह तय किया गया। यह वाला मैप आप देख सकते हैं, यह पूरा गाजा पट्टी है, यह पूरा गाजा पट्टी है, इसको सही से देख लीजिए। यह पूरा एरिया जो है ये गाजा पट्टी का आता है और यह एरिया जो है वह वेस्ट बैंक कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर यरूशलेम शहर है। ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने की कि धार्मिक रूप से यह इस्लाम के लिए, यहूदियों के लिए और क्रिश्चियनों के लिए, तीनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अल-अक्सा मस्जिद है यहाँ पर, उस मस्जिद को लेकर के इस्लाम के लोग जो है यहाँ पर अपना दावा करते रहे। तो यह जो पूरा यरूशलेम है, देखिए अभी किसके पास है, आपको दिखेगा वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन के पास है। ये दोनों हिस्सा फिलिस्तीन के पास है, यह भी फिलिस्तीन के पास उस वक्त था। तो यह 1947 के लिए पार्टीशन प्लान तैयार किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन इजराइल का गठन होता है, इजराइल राष्ट्र अपने अस्तित्व में आता है 1948 में, अगले ही दिन 6 अरब राष्ट्रों ने इजराइल पे अटैक कर दिया। ठीक है, उस पर युद्ध थोपा, युद्ध का आक्रमण किया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इजराइल जो है इस तरह से उस युद्ध में अपना वर्चस्व बना करके निकलेगा। सभी ने सोचा कि इजराइल अब यहां यहूदी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब यहां समझिए, दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक जो है उनका मानना है कि देखिए इनके लिए जमीन का मसला था। अरब के लोग जब लड़ रहे थे और चाह रहे थे इजराइल के यहां यहूदियों को खत्म करना, तो इनके लिए केवल जमीन का मसला था। लेकिन यहूदियों के लिए यह अस्तित्व का मसला था, क्योंकि यदि यहूदी यहां से समाप्त हो जाते उस युद्ध में, तो फिर कहीं इनके रहने के लिए जगह ही नहीं बचता, पूरी दुनिया से मिट जाते। इसीलिए यहूदियों ने बड़े दिल से लड़ा इस युद्ध को और फिर यहां पर अकेले आप समझिए कि 5-6 अरब देश जो ताकतवर थे, पहले से ही उनके पास संसाधन था, उसको यहां पर हरा दिया। जो राष्ट्र अभी अभी अस्तित्व में आया है उसकी बात कर रहा हूं। और सिर्फ हराया नहीं, बल्कि बहुत सारे जमीन पे कब्जा भी कर लिया इजराइल वालों ने, यहूदियों ने। ठीक है, अब जैसे देखिए दो मैप को, अब देखिए इसमें ये पूरा वाला ग्रीन जो था यह फिलिस्तीन के पास था, अब ये व्हाइट हो गया यानी कि इजराइल के पास आ गया। यहां पर ये देखिए गाजा पट्टी अब इतना ही सिमट के रह गया है। अभी जो गाजा पट्टी को लेकर के झगड़ा चल रहा है ये हमास वाला, ये इतना ही रह गया। इतने गाजा पट्टी पे तो ऑलरेडी इजराइल ने अपना कब्जा जमा रखा है, इजराइल के अधिकार क्षेत्र में यह गाजा पट्टी है, इस बात को समझ लेना है। इसके अलावा यह जो ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यह फिलिस्तीन के कब्जे में था, फिलिस्तीन सरकार का यह नियंत्रण था। लेकिन संघर्ष के बाद आप देखेंगे यह हिस्सा जो है यहां से अब इजराइल के कब्जे में है, यानी कि पूरा यह हिस्सा देखिए, यहां वाला ये पूरा हिस्सा जो आपको नजर आएगा, ये सब हिस्सा जो है अब इजराइल के कब्जे में है। यहां पर देखिए यरूशलेम शहर जो है यह बीच में है और यह शहर भी पूरी तरह से अब इजराइल के कब्जे में है। इसका पूर्वी हिस्सा जो था उस पर फिलिस्तीन का अधिकार था, लेकिन बाद के संघर्ष में पूर्वी यरूशलेम पर भी इजराइल ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया। अब आइए अगले मैप में, ये कैसे हुआ, 1949 से 1967 का जो कई संघर्ष चलता रहा उसमें ये चीजें तब्दील होती गई, पूरा मैप ही बदल गया। अब यहां पर अब आप पहुंच जाइए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो गाजा पट्टी की स्थिति तो आप ऐसे ही देखेंगे, लेकिन जरा देखिए फिलिस्तीन का यहां पर मामला देखिए। इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से ग्रीन है, फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे संघर्ष चलता रहा ये व्हाइट जो डॉट है इसमें बढ़ता गया, यानी कि इजराइल का अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा होता चला गया। तो आज की स्थिति ये बनी हुई है। ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है ये वाला, इस वेस्ट बैंक के हिस्से में भी इजराइल जो है घुसपैठ कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। यरूशलेम शहर पर तो पूरी तरह से कब्जा कर ही लिया है और यह जो है अब गाजा पट्टी के हिस्से पर वह लगातार अटैक कर रहा है, चूंकि हमास ने यहां पर अब बड़ी गलती कर दी है इजराइल पर अटैक करके। तो यह मामला जो है यहां पर फंसा हुआ है, आज का सिनेरियो यही कहता है। अब भारत का स्टैंड समझ लीजिए, यहां पर इजराइल की समझ लीजिए। भारत कहता है कि दो राष्ट्र के सिद्धांत को आप मानिए। दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हुए भारत कहता है कि 1967 से पहले की स्थिति बहाल कर लीजिए, 1967 से पहले की स्थिति। अब 1967 से पहले की स्थिति क्या हो सकता है? 1967 से पहले की स्थिति में भारत ये कहता है, देखिए 67 से पहले की स्थिति है, यहां ये भारत कहता है कि
3 चीज जो है आप फलस्तीन को दे दीजिए, 3 जगह, और बाकी इजराइल के पास हो जाए। 3 जगह में फलस्तीन को क्या क्या मिलेगा, तो वेस्ट बैंक का पूरा हिस्सा जो है वह आप दे दीजिए फलस्तीन को, गाजा पट्टी पूरा फलस्तीन को दे दीजिए, और पूर्वी यरूशलेम शहर जो है यह भी आप फलस्तीन को दे दीजिए। और इस 3 एरिया को मानते हुए, यह 1967 से पहले की स्थिति है, उस संघर्ष से, वह आप फलस्तीन को दे दीजिए, एक राष्ट्र जो है उसको संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कीजिए, और बाकी जगह जो बच जाता है ये व्हाइट वाला, वह इजराइल का होना चाहिए। और इन अरब देशों को यह मान लेना चाहिए कि इजराइल का भी अस्तित्व है, उसकी संप्रभुता को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हाल के दिनों में आप देखेंगे अरब देशों में, सऊदी अरबिया के साथ देखिए, यूएई के साथ देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा बहरीन के साथ, कि इजराइल के साथ इन देशों का संबंध बेहतर हुआ है। यूएसए ने मध्यस्थता की है इस सब चीजों को लेकर के, इसीलिए यहां पर भारत इस सिनेरियो को लेकर चलता है। क्योंकि भारत गलती से भी यदि यह कह देता है कि जिन क्षेत्रों पर आपने कब्जा कर लिया है संघर्ष के दौरान इजराइल से, कि वह क्षेत्र आपका हो गया और हम आपका समर्थन करते हैं, यानी कि यह गाजा पट्टी जो अब आप जो इजराइल का हिस्सा हो गया, हम समर्थन करते हैं कि यह गाजा पट्टी इजराइल का हो गया, तो भारत खुद फंस जाएगा। क्यों भारत फंस जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं पीओके पर, गिलगिट बाल्टिस्तान पर और अक्साई चीन पर, इस सब का सब जगह पर अवैध नियंत्रण किसका है? तो पीओके पर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध नियंत्रण पाकिस्तान का है, और अक्साई चीन पर अवैध नियंत्रण चीन का बना हुआ है। इस स्थिति में यदि भारत इसको साथ दे देता है कि जिस जगह पर आपने कब्जा कर लिया वह आपका हो गया, मैं साथ देता हूं, फिर तो पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है, आपके जगह पे मैंने कब्जा किया है पीओके पर, गिलगिट बाल्टिस्तान पर, फिर तो मेरा हो गया। भारत उसका विरोध करता रहता है कि नहीं, पीओके और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो मेरा जगह है, जल्दी से खाली करो वरना हम तो ले ही लेंगे। अक्साई चीन के बारे में भी भारत यही कहता है कि वह जो हिस्सा है वह भारत का है, चीन का अवैध कब्जा है। इस चीज को लेकर के भारत खुद यहां पर स्टैंड लेता है टू नेशन थ्योरी का, टू स्टेट थ्योरी आप इसे कह सकते हैं। तो यह पूरा मसला आपको समझ में आ गया, भारत का पक्ष भी आप यहां पर समझ गए। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? जवाब आपको देना है, विकल्प चीन, इजराइल, इराक और यमन है। जो भी इसका सही जवाब होगा वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना लाभदायक हुआ, यह भी हमें बताइए। किसी दूसरे टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, वह भी बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी मुद्दे पर चर्चा किया है वह आपके अध्ययन अध्यापन को और भी सहूलियत देगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।